आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो विशेष रूप से पहले कहने चाहिए नीट के पहले जो विभिन्न राज्यों में पीएमटी का एग्ज़ाम होता था, जैसे मध्य प्रदेश में होते थे उनको कहना चाहिए एमपी पीएमटी कहते थे, छत्तीसगढ़ में होते थे उनको सीजी पीएमटी कहते थे, राजस्थान में होते थे उनको आरपीएमटी कहते थे। पिछले 2 साल पहले इन सभी विभिन्न राज्यों में होने वाले जो पीएमटी का एग्ज़ाम था उससे छात्रों को सुविधा प्रदान करते हुए पीएमटी को ख़त्म कर दिया गया और उनके स्थान पर एनटीए एक नए सिरे से एग्ज़ाम शुरू किया है, जिसको कहने चाहिए हम लोग नीट के नाम से जानते हैं, NEET नीट के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में लगभग 10-15 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए स्टूडेंट्स हैं या फिर पुराने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करेंगे। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आपको केवल रटना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित मेरा जो 4 या 5 वीडियो है उसको आप लोग विशेष रूप से देखिए, वहाँ पर आपको थ्योरिकल जानकारी मिलेगा। थ्योरिकल जानकारी हासिल करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपका कहना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर ये देखते हैं हम लोग कई बार केवल हम लोग थ्योरिकल अध्ययन करते हैं और विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनका अध्ययन नहीं करते हैं, और हम लोग डायरेक्ट जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हम पहले उसको कभी पढ़े ही नहीं थे या फिर सुने भी नहीं थे। फिर हम वहां पर मनन करते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से, फिर बाद में पता चलता है कि वही क्वेश्चन है जो आज से 15 साल पहले आए हुए थे। तो इसी कारण कहा जाता है आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं, जब बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो आपको लगभग विभिन्न 20 वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करना होता है, तभी कहने चाहिए आपको मदद मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है किसका व्यास सबसे कम है। देखिए यहीं पर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको जनरली तौर पर जब हम लोग थ्योरिकल अध्ययन करेंगे तो ये उत्तर नहीं मिलेगा। किसका व्यास सबसे कम है, किसका डायामीटर सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए दाहिना प्राथमिक ब्रोंकस, बायां प्राथमिक ब्रोंकस, मतलब कुल मिलाकर ये ब्रोंकस है, ब्रोंकियाई भी कहते हैं, ब्रोंकी भी कहते हैं। आगे चलकर सी ट्रेकिया और आगे चलकर श्वसनीय ब्रेंकियोल। जब हम लोग श्वसन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो कहने चाहिए सबसे ऊपर इस प्रकार से क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है। ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में क्या बढ़ जाती है, इस प्रकार से बढ़ जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी आगे चलकर और कई शाखाओं में बढ़ती जाती है, तब इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल कहा जाता है। आगे चलकर एल्यूलर डक्ट और आगे चलकर एल्यूलर सैक और लास्ट में क्या होती है, एयर सैक होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका व्यास सबसे कम है। तो यहाँ पर सामान्य उत्तर है ट्रेकिया क्या होती है, चौड़ी होती है। उसके बाद ब्रोंकियोल क्या होती है, कम चौड़ी होती है। उसके बाद कहना चाहिए ब्रोंकियोल और क्या होती है, और कम चौड़ी होती है, मतलब व्यास कम होती जाती है। और आगे जाएंगे तो एल्यूलर डक्ट, उनकी व्यास और कम। एल्यूलर सैक
उनकी व्यास और कम। तो यहाँ पर सामान्य रूप से उत्तर क्या है कि इनका कहना चाहिए व्यास सबसे कम होती है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? ब्रोंकियोल्स है। क्या है उत्तर? ब्रोंकियोल्स है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, कॉकरोच में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? तो आपको बताना है कॉकरोच में कौन सा श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा ये जो कॉकरोच होता है ये कहना चाहिए कीट है। क्या है? ये कीट है। और आप लोगों को पता होगा कीट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब श्वसन वर्णक क्या होती है? एब्सेंट होती है। हीमोजोइन नहीं पाई जाती है, हीमोसाइनिन नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। जो कॉकरोच होती है कीट होती है। हालांकि इनके शरीर में जो गुहा होती है उनको हीमोलिप कहा जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होती है? एब्सेंट होती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है। हीमोसाइनिन कहना चाहिए कुछ बिच्छू होती है और जो ऑक्टोपस होती है जिनकी ब्लड क्या होती है? नीले कलर की होती है, उनमें पाई जाती है हीमोसाइनिन। ठीक है। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन छूट गया था। ऑक्सीजन फेफड़ों में अंततः पहुंचती है। तो ऑक्सीजन कहना चाहिए सर्कुलेशन करते करते या फिर ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकी या ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्यूलर डक्ट, फिर एल्यूलर सैक और लास्ट में किस में पहुंचती है? एयर सैक में पहुंचती है, जिनको इंग्लिश में एलियोली कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एलियोली। और दूसरा नाम इंग्लिश में ही होता है एयर सैक, वायु कोश। और सामान्य एलियोली को हिंदी में क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। तो ऑक्सीजन फेफड़े में कहना चाहिए परिवहन करते करते नॉस्ट्रिल से शुरू होकर लास्ट में कहाँ पहुँचती है? ये एयर सैक में पहुँचती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, मनुष्य एवं स्तनधारियों में, मनुष्य एवं स्तनधारियों में बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस पथ द्वारा जाती है? ठीक है। तो ये कहना चाहिए इनके लिए एक श्वसन तंत्र का चित्र भी होता है। यदि आप श्वसन तंत्र के चित्र को याद किए होंगे या फिर मेरा YouTube चैनल आप यदि लगातार देखते हैं तो ये कहना चाहिए आसानी से बन जाएगा। क्लियर। तो इसका उत्तर क्या होता है? डी होता है। ठीक है। सबसे पहले कहना चाहिए जो ऑक्सीजन होती है जब लंग्स में प्रवेश करती है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? नॉस्ट्रिल में पहुँचती है। ये जो कहना चाहिए नेजल कैविटी लिखा है उससे पहले आप लोग नॉस्ट्रिल याद रख लेना, नासा छिद्र प्रथम, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकी, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्यूलर डक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? एल्यूलर डक्ट होता है। उनके बाद होता है एल्यूलर सैक होता है। उनके बाद होता है एलियोली, जिनको कहना चाहिए एयर सैक भी कहते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या होता है? एयर सैक। क्लियर। पहले नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्यूलर डक्ट और उसके बाद एल्यूलर सैक और लास्ट में होती है एलियोली या फिर एयर सैक होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो वहाँ पर आप लोग को मैं विभिन्न जो एनिमल्स होते हैं उन सभी का आप लोगों को मैं एक टेबल में बताया था कि किस किस जंतु में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं।
तो वहाँ पर आप लोग विशेष रूप से उस टेबल को याद रख लेंगे। ये टेबल आपको प्रत्येक बुक में मिलेगा, चाहे आपके पास कोई भी लेखक का या फिर कोई भी प्रकाशक का बुक हो, सभी पुस्तकों में रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक टेबल दिया रहता है। उस टेबल को आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे। उस टेबल को देखेंगे तो पता चलेगा जो स्कॉर्पियन होता है, स्पाइडर होते हैं, माइट होते हैं, टिक्स होते हैं, इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? बुक लंग्स होता है। क्या होता है? बुक लंग्स होता है। ये गिल से कहना चाहिए विशेष रूप से फिश में पाई जाती है, और जो फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है उनका होता है। ये जो टिनिडिया होता है ये भी एक प्रकार से गिल से के ही रूप होता है। ये यूनियो और पाइला में पाई जाती है, मोलस्का में। और ये जो लंग्स होती है ये रेप्टिलिया, एविज, मैमल्स मतलब जो स्थलीय प्राणी होते हैं, उच्च विकसित जंतु होते हैं, एमनियोट्स होते हैं, उनमें पाई जाती है। क्लियर। लेकिन जो एम्फीबिया होते हैं वो भी लंग्स द्वारा श्वसन करते हैं, जो एडल्ट होते हैं। जो फ्रॉग होते हैं, एडल्ट फ्रॉग लंग्स से श्वसन करते हैं, लेकिन उनकी जो लार्वा होती है गिल्स से श्वसन करते हैं। लेकिन जो फ्रॉग होते हैं हाइबरनेशन के दौरान, मतलब शीत निष्क्रियता, मतलब शीत ऋतु में, वो कहना चाहिए स्किन द्वारा श्वसन कर सकते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, बलपूर्वक उच्च श्वसन के दौरान कौन सी संकुचक पेशियां सक्रिय रूप से शामिल रहती है? आपको कहना चाहिए बलपूर्वक उच्च श्वसन। ठीक है, मतलब एक फोर्स लगाते हुए, ताकत लगाते हुए मान लो कहना चाहिए आप उच्च श्वसन करते हैं, तो उस समय कौन सी संकुचक पेशियां सक्रिय रूप से शामिल रहती है? तो इस दौरान आप याद रख लेंगे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो सक्रिय होती है। आप अभी कहना चाहिए, मनन कर सकते हैं, आप बलपूर्वक कहना चाहिए आप ऑक्सीजन लीजिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए। ठीक है जी। उच्च श्वसन जैसे कि बाहर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड को बलपूर्वक, तो आपके जो पेट का हिस्सा होता है, उदरी पेशियां होती है, वो भाग लेती है। इसको आप अभी पढ़ते पढ़ते इस क्रिया को कर सकते हैं। आप बलपूर्वक ऑक्सीजन को अंदर लेने का प्रयास करिए बलपूर्वक, और बलपूर्वक कहने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो उदर की पेशियां होती है वो सक्रिय रूप से क्या होती है? शामिल होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, खरगोश में किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? तो यहाँ पर कहना चाहिए ये जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, ये मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, मतलब स्तनधारी होते हैं। ठीक है। तो खरगोश के जगह में आप मानव शब्द भी ले सकते हैं। खरगोश में किस भाग में गैसेस एक्सचेंज होता है? तो ये सबको पता है किस भाग में होती है। एलियोली मतलब एयर सैक, एलियोली मतलब एयर सैक, और उत्तक और एलियोली दोनों के बीच में क्या होती है? O2 CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, ट्रेकिया तथा फेलोपियन ट्यूब में क्या अंतर है? ट्रेकिया मतलब हिंदी में होता है श्वास नाल, यह हमारे गर्दन में पाई जाती है। ठीक है जी। जब श्वसन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो लेरिंग से आगे चलकर एक लंबी नलिका में खुलती है जो गर्दन में स्थित होती है। इनको ट्रेकिया और हिंदी में श्वास नाल कहते हैं। ठीक है। ये जो ट्रेकिया होते हैं, श्वास नाल होते हैं, कीटों का कहना चाहिए श्वसन आर्गन भी होते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक नलिका होती है जो ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब कहना चाहिए वही डक्ट है। ये फीमेल में कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अध्ययन करते हैं। फीमेल में एक जोड़ी ओवरी होती है और दोनों आगे चलकर एक एक नलिका बनाती है, जिनको वही डक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिनमें कहना चाहिए अंडाणु की क्या होती है? निषेचन होती है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? ए। ट्रेकिया कहना चाहिए श्वसन से संबंधित है, और फेलोपियन ट्यूब कहना चाहिए जनन से संबंधित आर्गन है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, स्वर तंतु होते हैं, स्वर तंतु लेरिंग्स को कहते हैं।
लेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर तंतु या फिर कंठ कहते हैं। इनके अंदर में ओकल कार्ड पाई जाती है, जिनकी सहायता से हम लोग साउंड का क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। साउंड प्रोडक्शन आर्गन, आवाज़ को उत्पन्न करने वाली आर्गन होती है। पक्षी, बर्ड्स में याद रखेंगे, लेरिंग्स या फिर ओकल कार्ड आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं। उनमें एक सिरिनिक्स नामक आर्गन होती है, जिनको साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, रक्त के माध्यम से CO2 फेफड़ों में अधिकतर किस रूप में ले जाई जाती है? तो यहाँ पर कहना चाहिए रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में अधिकतर किस रूप में ले जाई जाती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? ए, कार्बामिनो कह सकते हैं इसको, कार्बे अमीनो या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तथा कार्बोनिक अम्ल के रूप में। वास्तव में कहना चाहिए हम लोग अध्ययन किए थे O2 और CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन दो रूपों में होता है। पहला होता है एज फिजिकल सॉल्यूशन और दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनका परिवहन तीन रूपों में होता है। पहला होता है एज फिजिकल सॉल्यूशन, मतलब भौतिक विलयन के रूप में। सेकंड होता है कार्बामिनो कंपाउंड से के रूप में, जिसमें अमीनो होती है और हीमोग्लोबिन होती है। और तीसरा होता है बाइकार्बोनेट से के रूप में। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट से नहीं है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट से नहीं है। बाइकार्बोनेट से के रूप में कहना चाहिए 70% CO2 का परिवहन होता है और कार्बामिनो कंपाउंड से ग्रुप में 25%। ठीक है। और जो एस फिजिकल सॉल्यूशन होते हैं उनमें कहना चाहिए 3%। तो चूंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स नहीं है तो उत्तर क्या आ जाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तथा कार्बोनिक अम्ल के रूप में। ये कार्बोनिक अम्ल कहना चाहिए एस फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में होती है, डायरेक्ट विलय होती है। ठीक है जी। जैसे कि ये जो CO2 है, ठीक है, ये H2O से क्रिया कर लेती है और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर क्या बनती है? H2CO3, इसी को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो इस रूप में भी कहना चाहिए 3% CO2 का परिवहन होता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 25% का होगा और बाइकार्बोनेट से के रूप में 70% CO2 का क्या होगा? परिवहन होगा। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, मानव में फेफड़े विभक्त रहते हैं, मतलब हमारी जो लंग्स होती है वो कितने लोब्स में विभक्त होती है? ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका है ए, जो दाहिना फेफड़े मतलब राइट लंग्स वो 3 चेम्बर में विभक्त होते हैं। कितने चेम्बर में विभक्त होते हैं? 3 चेम्बर में। लेकिन जो बायां लंग्स होता है वो कितने में विभक्त होते हैं? 2 में विभक्त होते हैं। यदि आप कहना चाहिए लंग्स का आप यदि नामांकित चित्र देखे होंगे तो इनको और याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप नहीं देखे होंगे तो याद रख लेंगे, जो राइट लंग्स होती है, ठीक है, जो दाहिने साइड का लंग्स होती है उसमें 3 लोब्स होते हैं। क्लियर? जैसे इनका एक नामांकित चित्र मैं बना रहा हूँ। ये हो गया आपका ट्रेकिया और ये आगे चलकर 2 शाखा में बढ़ती है, ब्रोंकी या ब्रोंकस जो भी कहिए। उनके बाद ये कहना चाहिए आपका राइट लंग्स है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका लेफ्ट लंग्स है। तो इसमें ये फीसर है विभक्त करने वाली ये, ठीक है, और इसमें केवल एक होती है। तो ये कहना चाहिए राइट लंग्स है और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स है। तो ये इसमें 3 मतलब 1 2 3। इस ऊपर को हम लोग क्या कह सकते हैं? सुपेरियर लोब। ऊपर को हम लोग क्या कहेंगे? इसको सुपेरियर लोब। और इस नीचे को क्या कहेंगे हम लोग? इन्फेरियर लोब। और बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मिडिल लोब। ऊपर सुपेरियर, इन्फेरियर और मिडिल लोब।
जबकि जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उनमें कहना चाहिए केवल 2 लोब्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपेरियर लोब, और इनको क्या कहेंगे? इन्फेरियर लोब। क्लियर? यहाँ पर हार्ट पाई जाती है, दोनों लंग्स के बीच में क्या पाई जाती है? हार्ट पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है डायफ्राम, जो कहना चाहिए वक्ष और एब्डोमेन को क्या करती है? विभक्त करती है। मतलब इनके ऊपर वाले भाग को हम लोग थोरेक्स कहते हैं, वक्ष कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? एब्डोमेन, मतलब पेट के भाग या फिर उदर गुहा कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये विभक्त करने वाली क्या कहलाती है? ये फीसर है। ये क्या है? ये फीसर है। इसको हॉरिजॉन्टल फीसर कहा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल फीसर कहा जाता है, और इनको ऑब्लिक फीसर कहा जाता है, और इनमें केवल एक होती है ऑब्लिक फीसर। क्लियर? तो यहाँ पर याद रख लेंगे उत्तर को। जो राइट लंग्स होती है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लोब्स में 2 लोब्स होते हैं, मतलब लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, कॉकरोच तथा खरगोश की ट्रेकिया में क्या समानता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, कॉकरोच एक कीट है। कॉकरोच क्या है? एक कीट है, और खरगोश क्या है? यहाँ पर मैमल्स है। तो दोनों की ट्रेकिया में क्या समानता है? तो उत्तर है यहाँ पर सी। उत्तर है यहाँ पर सी, विकृत न होने वाली दीवारें। दोनों में तो होती है, क्योंकि कॉकरोच का श्वसन अंग ही क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ठीक है, और खरगोश में क्या होता है? ट्रेकिया एक श्वसन नलिका होता है। तो दोनों कहना चाहिए विकृत न होने वाली दीवारें होती है। ये कहना चाहिए इस प्रकार से होती है, और इसमें जो मानव की होती है उसमें अधूरे छल्ले पाई जाती है, लगभग 17 से 18 की संख्या में, जो उसको पिचकने से या चिपकने से क्या कर देती है? रोक देती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, खरगोश में एल्वियोलर वाहिनी कहाँ से प्रारंभ होती है? खरगोश में एल्वियोलर वाहिनी मतलब एल्वियोलर डक्ट कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ब्रोंकाई, श्वास नली, ब्रोंकियोल और श्वसन ब्रोंकियोल। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी ब्रोंकियोल है और इसमें भी ब्रोंकियोल है। तो चूँकि दोनों में ब्रोंकियोल है तो इसको कहेंगे हम लोग श्वसन ब्रोंकियोल। ठीक है जी। सबसे ऊपर होता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया आगे चलकर क्या बनाती है? ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या बनाती है? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल आगे चलकर क्या बनाती है? एल्वियोलर डक्ट को बनाती है। एल्वियोलर डक्ट आगे चलकर एल्वियोलर सैक बनाती है, और एल्वियोलर सैक लास्ट में क्या बनाती है? एयर सैक बनाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, खरगोश के लेरिंग्स में पाए जाने वाले उपास्थि कौन सी है? जो खरगोश होती है और जो मानव होती है उनमें लेरिंग्स में कहना चाहिए 3 या 4 प्रकार की उपास्थि या फिर कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर है इनका ए। इनमें कहना चाहिए कौन कौन सी उपास्थि पाई जाती है? इनमें होता है थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड उपास्थि और एरेटिनॉइड उपास्थि। ठीक है, ये 3 एक और होते हैं, जनरली तौर पर 3 का ही नाम रहता है। ये तीनों कहना चाहिए उपास्थि है। जो लेरिंग्स की कहना चाहिए जो दीवार होती है, लेरिंग्स की क्या होती है? दीवार होती है। उनको क्या प्रदान करती है? तीनों सहारा प्रदान करती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है? तो इनका सामान्य उत्तर क्या है? केचुआ, अर्थवर्म। देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन है एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है। ये मैमल्स में आरबीसी में घुली हुई पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स में। इसी कारण हमारी जो ब्लड होती है रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आरबीसी में घुली हुई पाई जाती है। और ये हीमोग्लोबिन केचुआ में भी पाई जाती है, छोटे जीव।
लेकिन इनमें आरबीसी में घुला हुआ नहीं पाया जाता है। याद रख लेंगे, केचुआ का जो प्लाज्मा होती है उसमें कहना चाहिए ये घुले हुए पाई जाती है। क्लियर, ये भी हीमोग्लोबिन है और हमारे शरीर में भी हीमोग्लोबिन है, लेकिन अंतर यह है कि हमारे ब्लड के आरबीसी में घुली अवस्था में पाई जाती है और केचुए में प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, स्थानीयों में गैसों का विनिमय मतलब O2 CO2 का परिवहन या फिर एक्सचेंज कहाँ होता है? तो इनका सामान्य उत्तर है एलियोली। इनको कहना चाहिए हम लोग क्या कहते हैं? एयर सैक कहते हैं, वायु कोश कहा जाता है या वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। ये जो एयर सैक होती है ये बहुत ही स्पंजी होते हैं। ये जो एयर सैक होते हैं, ये एयर सैक लंग्स में लगभग एक लंग्स में 15-15 करोड़ होते हैं। दोनों लंग्स में एलियोली या फिर एयर सैक की संख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास होती है। ठीक है, इनके कारण ही कहना चाहिए लंग्स क्या होती है, बहुत ही स्पंजी होते हैं, मतलब उसमें सिकुड़न और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण जब यहाँ पर संकुचन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जब शिथिलन होती है तो ऑक्सीजन अंदर प्रविष्ट करती है। तो एयर सैक या फिर एलियोली में ही कहना चाहिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज की क्रिया होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, लेरिंग्स किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है जो कंठ होती है, जो स्वर रज्जु होते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो इनका सामान्य उत्तर है ए, मतलब जो मेंढक होती है और खरगोश होती है। खरगोश एक कहना चाहिए मैमल्स है, तो लगभग सभी मैमल्स में लेरिंग्स पाई जाती है और जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उसमें भी लेरिंग्स पाई जाती है। ओकल कार्ड भी उसमें पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों में अनुपस्थित, गलत। मेंढक में परंतु खरगोश में अनुपस्थित, ये भी गलत। खरगोश में परंतु मेंढक में अनुपस्थित, ये भी गलत। मतलब ये दोनों में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, खरगोश की लंबी श्वास नाल में क्या होता है? खरगोश की जो लंबी कहना चाहिए जो श्वास नाल होती है या फिर ट्रेकिया होती है, ये लगभग कहना चाहिए मानव में कहना चाहिए इनकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जो 12 सेंटीमीटर की मानव में जो ट्रेकिया होती है, तो यहाँ पर बताना है क्या होता है। ठीक है, तो इनमें कहना चाहिए अपूर्ण श्वास नली उपास्थि। इसमें उपास्थि की बनी हुई अर्ध गोलेकार क्या पाई जाती है, रिंग या फिर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये सी आकार की होती है, मतलब अधूरे छल्ले कहा जाता है। मतलब 16 से 20 की संख्या में उपास्थीमय मतलब कार्टिलेज, उपास्थीमय अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है, एक दूसरे से नहीं चिपकती है या फिर नहीं पिचकती है, कह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, खरगोश के दाहिने फेफड़े में कौन सी 4 पालियां होती है? तो यहाँ पर देखना है अगली क्वेश्चन, खरगोश के दाहिनी फेफड़े में कौन सी 4 पालियां होती है? ठीक है, देखिए हमारी जो लंग्स होती है, जो मानव की कहना चाहिए लंग्स होती है, उसमें जस्ट अभी आप लोग को बताया था, जो राइट लंग्स होती है उसमें कहना चाहिए 3 चेम्बर होते हैं, सुपेरियर लोब, इन्फेरियर लोब और मिडिल लोब। और जो लेफ्ट साइड होते हैं उसमें सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है खरगोश से रेबिट से। अभी वर्तमान में रेबिट से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये उस समय की बात है। देखिए यहाँ पर CPMT 1992 सेंट्रल PMT और MP PMT जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उस समय 1995 आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय जो रेबिट का कहना चाहिए जो चैप्टर था वो PMT में सम्मिलित था, जिनके कारण कहना चाहिए रेबिट से अधिकांश क्वेश्चन आते थे। लेकिन मेरे ख्याल से वर्तमान समय में रेबिट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीट बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें ये नहीं है।
लेकिन मैमल्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैमल्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें सभी मैमल्स आते हैं, उसमें रैबिट भी आते हैं, रेड्स भी आते हैं, गिलहरी भी आते हैं, टाइगर भी आते हैं, मांसाहारी एनिमल्स वगैरह सब आते हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो रैबिट होती है उनकी जो कहना चाहिए राइट लंग्स होती है, दाहिने फेफड़े होते हैं, उसमें कौन सी 4 पालियाँ होती है, याद रख लेंगे। मानव की राइट लंग्स में 3 पालियाँ होते हैं, लेकिन खरगोश के में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इनका उत्तर होता है सी, इनका उत्तर होता है सी, मतलब अग्र एजाइगस और पस एजाइगस, उसके बाद दायां अग्र और दायां पस, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है अग्र एजाइगस, नीचे वाले को कहा जाता है पस एजाइगस, उसके बाद जो बीच में होती है, एक ऊपर में होती है, उसको दायां अग्र और उसके नीचे वाले को दायां पस कहा जाता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो यहाँ पर कहना चाहिए प्लूरा। क्या होती है? प्लूरा। इसके लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जैसे कि हम लोग लंग्स बनाते हैं, तो उनमें जो कहना चाहिए जो बाहरी लेयर होती है, ठीक है, जैसे कि एक लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो बाहरी है, इसको कहना चाहिए हम लोग बोलते हैं पेराइटल पल्यूरा, पेराइटल पल्यूरा। और ये अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? विसरल पल्यूरा। आउटर को क्या बोलेंगे? पेराइटल पल्यूरा। और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? विसरल पल्यूरा। और दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उनको क्या कहा जाता है? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी में जो द्रव भरी होती है उसको कहा जाता है प्लूरल फ्लड। क्या कहा जाता है? प्लूरल फ्लड। ये जो प्लूरल फ्लड होते हैं, लंग्स को कहना चाहिए बाहरी रगड़ से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है इनका। तो यहाँ पर कहना चाहिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फेफड़े को आवृत करने वाली झिल्ली कौन सी है? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? प्लूरा, क्योंकि सभी में प्लूरा शब्द आ रहे हैं। पेराइटल पल्यूरा, विसरल पल्यूरा, ठीक है जी। और बीच में गुहा होती है उसको प्लूरल कैविटी और प्लूरल फ्लड। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, खरगोश में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो खरगोश में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? प्लूरल कैविटी। बाहरी लेयर, आंतरिक लेयर, दोनों के बीच में कैविटी होती है, उनको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। इसी कैविटी में जो द्रव होती है उनको कहना चाहिए प्लूरल फ्लड कहा जाता है। फ्लड लंग्स को रगड़ से बचाती है, या फिर कहना चाहिए बाहरी धक्कों से इसको बचाने का कार्य करती है। क्लियर। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, स्तनियों में डायफ्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है स्तनियों में डायफ्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। क्लियर। स्तनियों में डायफ्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? फेफड़ों के विमोचन एवं संकुचन से। वास्तव में हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ब्रीथिंग की क्रिया, तो वहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी की आयतन होती है वो घटती बढ़ती रहती है, जिनके कारण श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। तो थोरेसिक कैविटी की जो आयतन होती है क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि वहाँ पर 2 प्रकार के मसल्स भाग लेते हैं। कितने प्रकार के मसल्स भाग लेते हैं? 2 प्रकार के लेते हैं। एक मसल्स का नाम क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल। यह हालांकि आगे चलकर 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरकोस्टल मसल, ये आगे चलकर 2 प्रकार का होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल।
और दूसरी क्या होती है, डायफ्राम की पेशियाँ होती है। दूसरी क्या होती है, डायफ्राम की पेशियाँ होती है। इनमें भी कहना चाहिए अल्टरनेट, किसी में संकुचन और किसी में शिथिलन। इन कारणों के कारण ही फेफड़ों के विमोचन एवं संकुचन में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है जी। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की पेशियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके कारण ही इसमें एक में संकुचन, एक में शिथिलन, जिनके कारण जो फेफड़े होती है इनमें O2 CO2 का क्या होता रहता है, आना जाना लगा रहता है। मतलब ये फेफड़े विमोचन हो सकते हैं और संकुचन हो सकते हैं, मतलब एक बार बड़ी हो सकते हैं और एक बार छोटी हो सकते हैं। और ये जो डायफ्राम से होते हैं इसको याद रख लेंगे, केवल मैमल्स में पाई जाती है। ये केवल डायफ्राम मैमल्स में पाई जाती है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस में नहीं पाई जाती है। ये थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों को क्या करती है, ये विभाजित करती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसाइनिन, जिनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाएगा उनका रक्त कहना चाहिए नीले कलर के होते हैं, मतलब ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है। इनमें कहना चाहिए कॉपर होती है। क्या होती है, इनमें कॉपर होती है। जिनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं उसमें आयरन होते हैं और उनका रक्त का कलर क्या होता है, रेड होता है। जिनमें हीमोसाइनिन पाए जाते हैं उनमें कहना चाहिए कॉपर पाए जाते हैं और उनके रक्त का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। ठीक है। तो ये विशेष रूप से मोलस्का में पाई जाती है। मोलस्का के अंतर्गत कहना चाहिए जो ऑक्टोपस होते हैं, लोलिगो होते हैं, नॉटिलस होते हैं, इन सब में हीमोसाइनिन पाए जाते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होते हैं, उनमें भी कहना चाहिए हीमोसाइनिन पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे सभी के घरों में कहने चाहिए कभी न कभी बिच्छू निकलते हैं और उनको हम लोग मारने का कार्य करते हैं। तो मारने के बाद उसमें लाल रंग का रक्त नहीं निकलता है, उनमें नीले रंग का रक्त निकलता है। ठीक है। इसका मतलब उसमें क्या होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, फुफ्फुस वातायन गति किसके कारण होती है। ये पल्मोनरी है। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पल्मोनरी। ठीक है। पल्मोनरी एरिएशन मतलब वातायन गति किसके कारण होती है। तो ये किसके कारण होता है, जस्ट अभी आप लोग को बताया था मैं, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की पेशियाँ, इनके कारण ही कहना चाहिए O2 CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। फुफ्फुस मतलब पल्मोनरी, जिनमें लंग्स द्वारा जो श्वसन होता है उनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब फुफ्फुस श्वसन कहा जाता है। वातायन मतलब O2 CO2 का परिवहन है, एक प्रकार से गति है। तो किसके कारण होती है, इंटरकोस्टल मसल और जो डायफ्राम की पेशियाँ होती है इसमें अल्टरनेट संकुचन शिथिलन होते रहते हैं, जिसके कारण यह क्रिया होती रहती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सत्य है। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सत्य है। तो वास्तव में कहना चाहिए ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं, वास्तव में ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होते हैं, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब ये श्वसन वर्णक है। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी दूंगा मैं। हीमोग्लोबिन ये बना हुआ है हीम प्लस ग्लोबिन। इसको दो भागों में आप तोड़ दीजिए हीमोग्लोबिन को। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ठीक है। ये जो ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, एक ग्लोब्युलिन नामक एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन मतलब आप जानते ही हैं, प्रोटीन का एक अणु लगभग 20-22 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन एक बड़ा अणु है। जब ये डाइजेशन होता है तो लास्ट में अमीनो एसिड में टूटते हैं। तो जनरली तौर पर यह माना जाता है प्रोटीन के एक अणु में 20 या 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन कह सकते हैं। हीम मतलब आयरन, हीम मतलब आयरन। ठीक है। और ग्लोबिन एक ग्लोब्युलिन नामक प्रोटीन है, मतलब ये अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो इस कहना चाहिए ग्लोब्युलिन या ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें 574
अमीनो एसिड पाई जाती है। कितनी अमीनो एसिड पाई जाती है? 574। ये जो 574 है, किसी किसी बुक में थोड़ा ज़्यादा कम या ज़्यादा लिखा रहता है, किसी में 576 भी लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में 574 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, तो ये कहना चाहिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, जिनमें कहना चाहिए 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 कहना चाहिए बीटा चेन होते हैं, ठीक है जी। 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 क्या होते हैं? बीटा चेन होते हैं। क्लियर? 2 अल्फा चेन है और 2 क्या है? बीटा चेन है। तो यहाँ पर कहना चाहिए अमीनो एसिड की संख्या, जो अल्फा चेन होती है इनमें अमीनो एसिड की संख्या पहले में भी 141 और इनमें भी कितना होता है? 141। और ये जो बीटा चेन होती है उनमें कहना चाहिए इसमें होती है 146 और इसमें भी होती है 146 और इन सब को हम लोग कहना चाहिए जोड़ देते हैं तो टोटल कितने हो जाती है? 574, ठीक है जी। तो इसमें अमीनो एसिड की संख्या 574 होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ठीक है। अल्फा चेन में 141 और इसमें 146 टोटल कहने चाहिए 574 अमीनो एसिड इसमें पाई जाती है। क्लियर? एक बार यहीं से क्वेश्चन आया था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं को बांध सकता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं को बांध सकता है? तो हीमोग्लोबिन जब मान लो कहना चाहिए एक हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सीजन का कहना चाहिए 4 अणु को बांध सकता है। कितने अणु को बांध सकता है? 4 अणु। यदि कहना चाहिए ऑक्सीजन का हम लोग 8 कहेंगे तो 8 परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8 परमाणु। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु या कहना चाहिए 8 परमाणुओं को क्या कर सकता है? ये बांध सकता है। क्लियर? इसी प्रकार से एक मायोग्लोबिन भी होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? एक मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन भी लगभग कहना चाहिए हीमोग्लोबिन के ही समान होता है। मायोग्लोबिन लगभग किसके समान होता है? हीमोग्लोबिन के ही समान होता है, लेकिन मायोग्लोबिन में 153 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, इसमें 574 नहीं होते हैं। 153 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? और ये जो मायोग्लोबिन होते हैं हीमोग्लोबिन की अपेक्षा इसमें O2 त्यागने की क्षमता कम होती है, मतलब O2 को ये कम सहजता से मुक्त करता है। जैसे कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं O2 से क्रिया कर लेते हैं और HbO2 बना देते हैं श्वसन के दौरान, और ये ऑक्सीजन को आसानी से क्या कर सकते हैं? ये त्याग सकते हैं। लेकिन जो मायोग्लोबिन होते हैं ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को ये आसानी से नहीं त्यागते हैं। इसी कारण मायोग्लोबिन को कहा जाता है, इसी कारण मायोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का भंडार कहा जाता है। मायोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? इसमें कहने चाहिए ऑक्सीजन की भंडार होती है। लगभग मायोग्लोबिन में 1.5 लीटर ऑक्सीजन भंडारण करने की क्षमता पाई जाती है। ये जो मायोग्लोबिन होता है इनमें लगभग 1.5 लीटर ऑक्सीजन भंडारण करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। क्लियर? और ये मायोग्लोबिन विशेष रूप से रक्त में नहीं पाई जाती है। मायोग्लोबिन पाई जाती है मसल्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हमारी पेशियों में पाई जाती है, ठीक है जी। इसी कारण मसल्स जिसमें पाई जाती है लाल पेशी कहा जाता है। जिसमें मायोग्लोबिन नहीं पाई जाती उनको श्वेत पेशी कहा जाता है। लाल पेशी, श्वेत पेशी। लाल पेशी इसमें मायोग्लोबिन पाई जाती है और इसमें ऑक्सीजन के भंडार होते हैं इसमें। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, वह संरचना जो कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकती है, ठीक है।
तो हीमोग्लोबिन का जो क्वेश्चन था इसका उत्तर कहने चाहिए आप लोग को बताना मैं भूल जा रहा हूँ। इनका उत्तर क्या है? ए है। ये मुख्य रूप से कहना चाहिए गर्म रक्त में आरबीसी कणिकाओं में क्या होती है? ये उपस्थित होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह संरचना जो कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकती है। तो इसका उत्तर क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। इसको आप लोग को मैं थ्योरिकल में भी बताया था। जो एपिग्लॉटिस होती है ये कहना चाहिए ग्लॉटिस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस समय ग्लॉटिस को ये एपिग्लॉटिस क्या कर देती है? ढक देती है और भोजन नास्टिल में नहीं पहुंचती है। भोजन फेरिंग्स से किस में पहुंच जाती है? ईसोफेगस में पहुंच जाती है। और सामान्य समय में ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को नहीं ढकती है। सामान्य परिस्थिति में ये एपिग्लॉटिस एक ढक्कननुमा रचना है, ग्लॉटिस को नहीं ढकती है और आराम से कहने चाहिए हम लोग श्वसन लेते रहते हैं। केवल भोजन ग्रहण करते समय भोजन फेरिंग्स से ट्रेकिया में ना आए, लेरिंग्स में ना आए, नेजल कैविटी में ना आए, तो उसको क्या कर देती है? ये ढकने का कार्य करती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, कौन से जंतु में डायफ्राम श्वसन में कोई भूमिका नहीं निभाता है? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या है? फ्रॉग। क्योंकि जो डायफ्राम होता है, अभी आप लोग को जस्ट बताया था, डायफ्राम सिर्फ किस में पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है। तो ये सब मैमल्स है। खरगोश क्या है? मैमल्स। रेट क्या है? मैमल्स। कैमल क्या है? मैमल्स। जबकि मेंढक क्या होती है? एम्फीबिया होती है। अतः इसमें डायफ्राम नहीं है, अतः ये श्वसन में कोई भी भूमिका नहीं निभा सकते। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, थायराइड उपास्थि प्लेट कहाँ स्थित होती है? ठीक है, इसको मैं अभी आप लोगों को बताया था मैं चौथे पाँचवें क्वेश्चन में। ठीक है, जो थायराइड उपास्थि होती है ये लेरिंग्स में पाई जाती है। जो मैमल्स होती है इनके लेरिंग्स में कहना चाहिए 3 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। ठीक है जी, थायराइड उपास्थि होता है, एरेटिनॉइड उपास्थि है और क्रिकॉइड उपास्थि है। ये कहना चाहिए लेरिंग्स में पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरगोश में डायफ्राम क्या है? खरगोश में डायफ्राम क्या है? डायफ्राम से अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग को जस्ट बताया था, डायफ्राम कहना चाहिए एक इस प्रकार से एक डायफ्राम होती है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? थोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेक्स मतलब उदर, सॉरी थोरेक्स मतलब वक्ष है हिंदी में। ठीक है, सीना वक्ष है। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एब्डोमेन मतलब उदर। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो सीने होती है, सीना है, उस भाग को हम लोग थोरेक्स या फिर वक्ष कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं, उदर कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। तो ये दोनों को ये विभाजित करती है। ये दोनों को क्या करती है? ये विभाजित करती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी। एक पेशी पट्टी है, मतलब ये मसल्स है जो विभाजन करती है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, थोरेक्स कैविटी और एब्डोमिन या फिर एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है? विभक्त करती है। और ये जो डायफ्राम होती है ये कहना चाहिए श्वसन में भी भाग लेती है, श्वासोच्छ्वास में ही क्या करती है? ये भाग लेती है। ये केवल किस में पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है। बाकी फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज में किसी में भी ये नहीं पाई जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग लगभग 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप कहना चाहिए लगातार मेरे जो YouTube का वीडियो है उसको आप लोग देखते रहिए, इससे आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना।